प्यार साथियों नमस्कार। एक और महान रिवीजन क्लास में जिसमें आप सभी को कक्षा 11 के बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर नंबर आपने 3 तक कर लिए, तो अब चौथा, पांचवा और छठवां यानी कि आपको 3 और चैप्टर के वन शॉट कराए जा रहे हैं। एक वन शॉट में आप एक समझ लीजिए कि जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है, उस सब टॉपिक का अब आपका होने वाला है रिवीजन। और इतना शानदार तरीके से एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं कि अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो यकीन मानिए इस बार की फाइनल परीक्षा में सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। ये रिवीजन है प्यारे बच्चे, तो इसमें आपको वो टॉपिक सारे कवर किए जाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने वाले हैं प्यारे बच्चे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 समतल में गति, तो इसका वन शॉट में हम लोग रिवीजन करते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। टॉपिक स्टार्ट होता है भैया कहां से? टॉपिक स्टार्ट होता है समतल से। समतल होता क्या है? समतल यानी ये वाला तल। जब ये वाले तल की बात होगी प्यारे बच्चे, तो इस तल में हमारा एक्स तल और वाई तल आएगा, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष आएगा। एक्स और वाई अक्ष में जब कोई भी बॉडी गति करती है तो वो क्या हो गया? एक समतल हो गया। लेकिन अगर कोई बॉडी को हम ऊपर फेंके तब क्या होगा? ऊपर की तरफ फेंके तो ये वाला तल हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कोई बॉडी बोर्ड के तल में गति करे तो ऐसे गई, देखो ऐसे गई, ऐसे जाके ऐसे चली गई, तो ये भी तो एक बोर्ड का तल हुआ ना, तो ये भी तो एक समतल ही हुआ। तो समतल क्या होता है प्यारे बच्चे? बॉडी एक्स वाई में गति करे। एक्स अगर आप बेस को मान रहे हो तो वाई आप ऊपर मानोगे, ऐसे गति करे, ठीक है। या एक्स इधर मान रहे हो तो वाई इधर मानोगे, ऐसे गति करे, इसमें गति करे, समतल में गति करे प्यारे बच्चे, ठीक है। जब कोई वस्तु की गति समतल यानी कि 2 डायमेंशनल में होती है, एक्स और वाई में होती है, तो उसकी स्थिति, विस्थापन, वेग और त्वरण को सदिशों द्वारा व्यक्त करना पड़ता है। इन सब चीजों को हमें, स्थिति को, विस्थापन को, वेग को, त्वरण को, इन सबको सदिश के रूप में व्यक्त करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे गेंद को तिरछा फेंका जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, गेंद को कैसे करके ऐसे फेंका जा रहा हो, तो ये क्या होगा? एक समतल गति में फेंका जा रहा है। बोर्ड के तल में आप गेंद को फेंक रहे हो। कार का मोड़ पर घूमना, कार सीधी ना जाकर कैसे घूम जा रहे। इसके पहले आपने पढ़ा था सरल रेखा में गति, जिसमें सीधी रेखा में गति की बात होती है, लेकिन यहां पे बात होगी ऐसे मोड़ कर की गति, यानी मोड़ पर मुड़ गई। एक्स पे भी है, वाई पे भी है, एक्स और वाई 2 डायमेंशनल पे हो गई, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल जो मोशन होता है वही होता है हमारा समतल में गति, ठीक है जी, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है अदिश और सदिश। तो अदिश होता है प्यारे बच्चे वो राशियां होती हैं, वो भौतिक राशि होती है जिनमें दिशा नहीं होती, जिनके दिशा की जरूरत नहीं है, सिर्फ परिमाण से काम चल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आप सब्जी लेने जाते हो, तो ये बताइए कि आप 2 किलो जो है लाते हो, जब आलू ला लो, मान लो 2 किलो आलू लाए, तो 2 किलो आलू में क्या आप डायरेक्शन बताते हो? 2 किलो आलू बाईं तरफ 2 किलो ना, है दाईं तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ 2 किलो नहीं ना। आपसे कोई समय पूछता है तो आप समय में क्या कहते हो? 4 बज गए हैं। आप ये थोड़ी कहते हो 4 बज गए उत्तर की तरफ, 4 बज गए पूरब की तरफ, ये नहीं कहते ना। माने समय एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको बताते समय आप सिर्फ परिमाण से काम चला लेते हो, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। किसी चीज का वजन, किसी चीज का भार, किसी चीज का द्रव्यमान बताते समय आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। आप परिमाण से काम चला लेते हो कि भैया 2 किलो है, 3 किलो है, ये परिमाण हो गया 2 किलो 3 किलो। घंटा जैसे 2 घंटा 3 घंटा, 4 बजे 3 बजे, ये सब परिमाण है। दिशा की जरूरत तो नहीं पड़ती इन सब में, तो ये सब अदिश राशियां हैं। समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कार्य हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। दूरी हो गया, ठीक है, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ये सब अदिश राशियां हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो द्रव्यमान, तापमान, समय, दूरी, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। इनको बताते समय दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल परिमाण से काम चल जाता है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको बताते समय परिमाण के साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। परिमाण तो जरूरत पड़ेगी, दिशा की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि 3 किलोमीटर चले पूर्व की तरफ, या 3 मीटर प्रति सेकंड चले पूर्व की ओर, चाल यहां आप बता रहे हैं 3 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की तरफ, तो ये चाल नहीं वेग बन जाएगा। जब चाल में आप दिशा जोड़ दोगे तो वेग बन जाएगा, ठीक है। तो आप जब परिमाण के साथ दिशा जोड़ देते हो तो वो राशि कैसी हो जाती है? सदिश राशि हो जाती है। जैसे चाल है, ये अदिश राशि है, क्यों? इसमें सिर्फ परिमाण है। लेकिन जब वेग है, इसमें क्या है? इसमें परिमाण के साथ दिशा भी है, तो ये क्या हो गई? वेग सदिश राशि हो गई। वेग क्या हो गया? सदिश राशि हो गया, ठीक है। जैसे दूरी है, ये क्या है? अदिश राशि है। लेकिन जब आप विस्थापन कहते हो, विस्थापन में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में दिशा की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए विस्थापन हमारा सदिश राशि है। बल, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
स्थिति सदिश क्या होता है और विस्थापन सदिश क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक नया पन्ना लेकर के। सबसे पहले समझेंगे स्थिति सदिश को। स्थिति सदिश, तो भैया स्थिति सदिश क्या है और विस्थापन सदिश क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। विस्थापन सदिश क्या है? तो एक ऐसा सदिश जो स्थिति को दर्शा रहा हो किसी भी चीज की, ठीक है, वो स्थिति सदिश। और एक ऐसा सदिश जो क्या दर्शा रहा हो, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पे, एक बिंदु है यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे है, ध्यान से सुनिएगा, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ये विस्थापन सदिश हो गया। लेकिन इन दोनों बिंदुओं की केंद्र के सापेक्ष दूरी, भैया इसकी केंद्र के सापेक्ष कितनी दूरी है, इसकी केंद्र के सापेक्ष कितनी दूरी है, ये कहलाता है स्थिति सदिश, ये स्थिति सदिश कहलाता है। तो इसकी केंद्र के सापेक्ष दूरी, इसकी केंद्र के सापेक्ष दूरी, ये क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। क्लियर है? तो यही होता है प्यारे बच्चे, स्थिति सदिश क्या होता है, मूल बिंदु O से वस्तु की स्थिति P तक खींची गई रेखा। जैसे ये वस्तु है P और ये मूल बिंदु O है, तो मूल बिंदु O से वस्तु के तक खींची गई ये जो रेखा है OP, ये OP के ऊपर अगर आप वेक्टर लगा दोगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या, OP के ऊपर अगर आप इस तरीके से वेक्टर लगा दोगे तो बन जाएगा स्थिति सदिश। क्या बन जाएगा, स्थिति सदिश बन जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे P बनाए हो, यहाँ पे फिर Q बना देना, तो OQ भी क्या है, OQ वेक्टर क्या है, एक स्थिति सदिश है। ये दोनों स्थिति सदिश है, OP वेक्टर OQ वेक्टर। ठीक है, इसको आप ऐसे दर्शा सकते हो। लेकिन PQ वेक्टर, अगर मैं कहूं PQ वेक्टर, तो ये PQ वेक्टर क्या है बाबू, ये PQ वेक्टर जो है विस्थापन सदिश है। P से Q वेक्टर जो है ये विस्थापन सदिश है। OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर और OQ वेक्टर स्थिति सदिश है, जो कि बिंदुओं की केंद्र के सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। और PQ वेक्टर क्या है, PQ वेक्टर, PQ वेक्टर वास्तव में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। ठीक है, वो विस्थापन सदिश हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। अब बात है सदिशों में समता। समता शब्द का क्या मतलब होता है, समता शब्द का मतलब समझते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, दो सदिश तभी समान होंगे जब उनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि दो सदिश समान है, सदिश का मतलब समझते हैं, जब आप किसी चीज को परिमाण और दिशा दोनों में दिखाते हैं। ठीक है, अब ऐसे मान लो दो सदिश हैं, एक इस दिशा में है, इसको हम ए वेक्टर कह देते हैं, और एक इस दिशा में है, इसको हम बी वेक्टर कह देते हैं। अगर इन दोनों का लंबाई बराबर है, यानी इन दोनों का परिमाण बराबर है, और इन दोनों की दिशा भी सेम है, दोनों एक ही दिशा में है, तो ये समान सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। ठीक है, यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, यदि दोनों की लंबाई और दिशा समान हो, यदि परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग है, तो असमान सदिश कहलाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, परिमाण तो समान है, दोनों की लंबाई बराबर है, लेकिन दिशा अलग अलग है। जैसे ए वेक्टर की दिशा इधर है, बी वेक्टर भी इतना ही लंबा है लेकिन विपरीत दिशा में है, इसकी दिशा अलग है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की दोनों की लंबाइयां समान है लेकिन दिशा अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, वो विपरीत सदिश। इन दोनों की लंबाइयां समान है, दिशा भी सेम है, तो दोनों समान सदिश। ठीक है, ये हो गया समान और असमान सदिश। अब देखते हैं संख्याओं से गुणा। अगर मैं किसी सदिश को किसी संख्या से गुणा कर दूं तब क्या होगा। लेट से बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे धनात्मक संख्या से गुणा कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सदिश है ए वेक्टर, अब अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं ए वेक्टर को, तो क्या होगा, मान लो ए से 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 2a वेक्टर। 2 से गुणा करने पर 2a वेक्टर हो गया, परिमाण क्या हो गया, यहाँ पे दुगना हो गया। लेकिन अगर मैं ए वेक्टर को ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दूं, ऋणात्मक संख्या यानी -2 से गुणा कर दूं, तो पता है क्या मिल जाएगा, -2a वेक्टर मिल जाएगा। ऐसे केस में पता है क्या होगा, ए वेक्टर की दिशा इधर है, ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर की दिशा इधर है, लेकिन जब आपने इसे 2 से गुणा किया तो पता है क्या हुआ, इसकी दिशा दुगनी हो गई, इसका परिमाण दुगना हो गया, इसका परिमाण दुगना हो गया, लेकिन दिशा पलट गई, ए वेक्टर ऐसे, ये 2a वेक्टर है, ये -2a वेक्टर है। देखिएगा, ए वेक्टर दिशा उधर, जब मैंने इसको 2 से गुणा किया तो ये दुगना परिमाण का हो गया, लंबी लाइन हो गई। देखो कितनी लंबी लाइन हो गई, दुगनी लंबी लाइन हो गई, दुगनी लंबी लाइन हो गई, लेकिन दिशा क्या हो गई, पलट गई, दिशा क्या हो गई, पलट गई। तो -2a वेक्टर हो गया। किससे गुणा किया, -2 से गुणा किया। यहाँ पे गुणा भी -2 से करिए ना, गुणा -2 से करिए, तो -2 से गुणा करने पर क्या हो गया, -2a वेक्टर हो गया। क्लियर है, -2a वेक्टर हो गया। ठीक है, तो भौतिक उदाहरण, वेग सदिश को समय से गुणा करोगे तो विस्थापन सदिश मिल जाएगा।
ये होता है प्यारे बच्चे। बाकी आपने देखा कि परिमाण दुगना हो रहा है, दिशा उल्टी हो जा रही है। जब आप किसी सदिश को -2 से गुणा करते हो तो ये दुगना हो गया, लेकिन दिशा पलट गई। माइनस साइन ने क्या किया, इसकी डायरेक्शन पलट दी। तो माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिशा को शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है बस। ठीक है, चलिए अब बात आती है जोड़ प्यारे बच्चे की जोड़ क्या होता है, सदिशों का जोड़ नियम क्या होता है, या त्रिभुज नियम क्या होता है सदिशों का। जब आप त्रिभुज नियम पढ़ते हो, जोड़ नियम पढ़ते हो प्यारे बच्चे, तो क्या होता है, एक सदिश के शीर्ष को दूसरे के पुच्छ से जोड़ें तो परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। क्या सर समझ में नहीं आया, दिखाता हूं मैं, समझाता हूं। तो मान लीजिए कि कोई एक सदिश है प्यारे बच्चे, अब इस सदिश के साथ, ये सदिश है ए वेक्टर, ये सदिश क्या है, ए वेक्टर है। अब इसके साथ मैंने एक और सदिश यहां पे इसके आगे पुच्छ से इसके जोड़ दिया। ये शीर्ष होता है प्यारे बच्चे, ये पुच्छ होता है, ये शीर्ष होता है, ये पुच्छ होता है, और ये शीर्ष है, ये पुच्छ है। तो जब आप शीर्ष और पुच्छ को शीर्ष और पुच्छ से जोड़ देते हो, मतलब एक सदिश को दूसरे सदिश के साथ जोड़ देते हो कुछ इस प्रकार से, ऐसे कनेक्ट कर देते हो, तो पता है क्या हो जाता है, तब यहां पे ये दो सदिश है, ध्यान से देखना, एक सदिश ये, एक सदिश ये, इस सदिश का शीर्ष और दूसरे सदिश का पुच्छ, इसको जोड़ दिया आपस में। तो इसका पुच्छ लीजिए और इसका शीर्ष लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसका पुच्छ और इसका शीर्ष, देखिएगा इसका पुच्छ इसका शीर्ष, ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे करके ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये पता है क्या कहलाएगा, ये परिणामी सदिश कहलाता है, ये परिणामी सदिश कहलाता है, परिणामी सदिश कहलाता है, परिणामी सदिश ये कहलाता है प्यारे बच्चे, परिणामी सदिश। मतलब सर नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत प्यारी सी चीज है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सदिश है, इस दिशा में है, ठीक है, एक सदिश है इस दिशा में है, ए वेक्टर, एक दूसरा सदिश है, एक दूसरा सदिश है जो कि इस दिशा में है, इसकी लंबाई अलग है, इसकी दिशा अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है, तो इसीलिए इसको दूसरा सदिश बोल दिया। क्या ये ए वेक्टर है तो एक और ए वेक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ए वेक्टर है तो भी ए वेक्टर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक दूसरा ले रहे हैं जिसकी लंबाई अलग है, जिसकी डायरेक्शन भी अलग है, तो इसकी लंबाई अलग है, इसकी दिशा भी अलग है, ये कुछ इस दिशा में है, ठीक है। तो ये कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। दो सदिशों को जोड़ने का तरीका देखो क्या होता है, दो सदिशों को जोड़ने का तरीका, तो जोड़ा कैसे जाता है, एक का शीर्ष लिया और दूसरे वाले का पूंछ लिया, दोनों को जोड़ दिया, एक का शीर्ष यानी टॉप, दूसरे वाले का बॉटम यानी कि पूंछ लिया, जोड़ दिया। अब एक का पूंछ लिया, दूसरे का शीर्ष लिया, एक का पूंछ और दूसरे का शीर्ष, ऐसे जोड़ दिया। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, ध्यान से देखना, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा परिणामी, जो कि आर वेक्टर होगा, और ये होगा आर वेक्टर, ये परिणामी मिलेगा, ये परिणामी सदिश होगा, ये परिणामी सदिश है, ठीक है सर। चलो अब समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है प्यारे बच्चे, समांतर चतुर्भुज नियम, ये भी बहुत प्यारा सा चीज है। कैसे सर, ये क्या होता है, दिखाता हूं। देखो समांतर चतुर्भुज नियम होता है भैया, एक त्रिभुज लिया ऐसे करके, हाँ सर ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, बस यहीं पे रखे रहना, ए इसको ए वेक्टर बोल दो, इसको क्या बोल दो, ए वेक्टर बोल दो प्यारे बच्चे, ठीक है सर। एक और बी वेक्टर भी ले लो, लगे हाथ एक और बी वेक्टर भी ले लो, ठीक है। तो एक और बी वेक्टर लगे हाथ ले लिया, ऐसे करके ले लिया, एक बी वेक्टर ले लिया, एक बी वेक्टर ले लिया प्यारे बच्चे लगे हाथ, तो एक ए वेक्टर ले लिया और एक बी वेक्टर ले लिया, ठीक है, ठीक है, डन, डन है जी, जल्दी बताइए सभी साथी, डन है, डन डन डन। तो एक ए वेक्टर ले लिया, एक बी वेक्टर ले लिया। अब बताइए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अभी इनका परिणामी कहां पे होगा बताओ जल्दी से, कहोगे सर परिणामी तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ना, इसका पूंछ इसका शीर्ष दोनों को मिला देंगे तो परिणामी मिल जाएगा, इसका पूंछ इसका शीर्ष ऐसे मिला दिया तो परिणामी मिल गया, ठीक है, ये परिणामी हो गया। कितने बच्चों को समझ में आया, इसका पूंछ मिला दिया और इसका शीर्ष, ये दोनों को मिला दिया तो मिल गया परिणामी सदिश। इसको आप आर वेक्टर बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, आर वेक्टर बोलोगे। तो आर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर होता है, ये हो गया, ठीक है सर समझ गए। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, हम समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ रहे हैं, है ना, तो पैरेललोग्राम लॉ जो होता है प्यारे बच्चे, ये वास्तव में यहां पे इसको कॉपी करके बिल्कुल डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, परिमाण भी चेंज नहीं हो रहा ना, इसको कॉपी करके जो हम यहां पे रखे तो ना डायरेक्शन चेंज हुआ, ना दिशा बदली और ना परिमाण बदला, लंबाई चौड़ाई भी हमने इसकी नहीं बदली, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है सर। अगला देखिए, इसको कॉपी किया यहां से कॉपी करके, बिल्कुल सेम, ना डायरेक्शन ना दिशा, कुछ नहीं बदला, ये बिल्कुल ऐसे रख दिया ऐसे, देखो टॉप पे ऐसे, ये देखो ये क्या बन गया, इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज नियम ये कहता है कि दो सदिशों का जो परिणामी सदिश होता है वास्तव में उसके कण प्रदर्शित करता है, उसका जो कण, ये देखिए ये कण हो गया ना, ये चतुर्भुज का क्या हो गया, ये विकर्ण कहलाता है, चतुर्भुज का विकर्ण, चतुर्भुज का क्या कहलाएगा, विकर्ण। चतुर्भुज का विकर्ण क्या प्रदर्शित करता है,
चतुर्भुज का विकल्प प्रदर्शित करता है परिणामी सदिश को, चतुर्भुज का विकल्प परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है, यही कहलाता है प्यारे बच्चे चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, तो दोनों सदिशों को एक ही बिंदु से खींचे, एक भैया यहां से जा रहा है, एक यहां से जा रहा है, एक यहां से जा रहा है, एक ही बिंदु देखो, एक यहां से गया, एक यहां से गया, इस वाले को मैंने इधर कॉपी कर दिया, इस वाले को मैंने उधर लगा दिया। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर है। ठीक है, फिर समांतर चतुर्भुज बनाकर विकर्ण खींचे, समांतर चतुर्भुज बना के हमने क्या कर दिया, विकर्ण खींच लिया, समांतर चतुर्भुज बना के विकर्ण खींच लिया। विकर्ण क्या दिखाएगा, दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को दिखाएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को जोड़ देंगे, क्या मिलेगा, आर वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब शून्य सदिश क्या होता है सर, शून्य सदिश होता है कि जब हम दो समान और विपरीत सदिशों का योग, जैसे अगर मैं ए वेक्टर ले लूं प्लस का और उसमें जोड़ दूं माइनस का ए वेक्टर, प्यारे बच्चे, दो समान और विपरीत सदिश, एक ए वेक्टर प्लस का है, एक ए वेक्टर माइनस का है, दोनों को जोड़ दोगे तो, इन दोनों का योग कर दोगे तो क्या मिलेगा, शून्य सदिश मिलेगा। शून्य सदिश प्यारे बच्चे, शून्य सदिश, शून्य सदिश की दिशा निश्चित नहीं होती, इसकी दिशा फिक्स नहीं होती, इसकी दिशा कहीं भी हो सकती है। ठीक है, वस्तु P से P डैश जाकर वापस P पर आ जाए तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, बिल्कुल वही वाला कंडीशन है। ठीक है, घटाना में देख लो क्या होता है प्यारे बच्चे, घटाना में अगर आप आर ले रहे हो ना, दो सदिश ले रहे हो, जैसे मान लो आपने एक ए वेक्टर लिया और दूसरा बी वेक्टर लिया, लेकिन बी वेक्टर की दिशा उल्टी दिशा में है ना, इसकी दिशा क्या है, ए वेक्टर से उल्टी दिशा में है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये क्या मिलेगा, ये आर वेक्टर मिलेगा, ये आर वेक्टर मिलेगा। ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटा दिया तो क्या मिलेगा, ये आर वेक्टर मिलेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को याद रखना। चलिए प्यारे बच्चे आगे देखते हैं। अब बात आती है प्रक्षेप्य गति की। प्रक्षेप्य गति क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट, मेन टॉपिक वही है, प्रक्षेप्य गति आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, क्या होता है सर प्रक्षेप्य गति, चलो ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो भैया जब कोई वस्तु किसी कोण पर फेंकी जाती है और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन रहती है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कोई बॉडी को फेंक रहे हैं, मैं यहाँ पे कोई बॉडी को ऐसे फेंक रहा हूँ, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ऐसे फेंक रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे करके, यहाँ से मैंने कोई बॉडी को क्या किया, फेंका, यहाँ पे हमने कोई बॉडी लिया और इसको फेंका, ये बाबू ये ऐसे लिया, ये बॉल लिया, ये बॉल लिया, हाँ सर बॉल ले लिया। अब इस बॉल को क्या किया हमने, इस बॉल को हमने फेंका, जो हमने फेंका तो हम इसको किसी कोण पर ऐसे सीधा नहीं फेंक रहे, सीधा नहीं फेंक रहे, बाउंस करके सीधा फेंकेंगे तो कुछ दूर ऊपर जाएगी फिर नीचे गिर जाएगी, यही होगा, सीधा फेंकेंगे कुछ दूर ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। इसको आराम आराम से फेंक रहे हैं, किसी कोण पर फेंका, किसी कोण पर फेंका तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे गई। ठीक है, एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है, बोर्ड कम कर रहा है क्या, ना ना बोर्ड नहीं है। चलो देखो ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, फिर यहाँ पे ये बॉल है, ये बॉल है प्यारे बच्चे, ये बॉल ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे जाके गिर जाती है। ठीक है, बोर्ड ही कंपन कर रहा है, पता नहीं क्या कंपन कर रहा है, कुछ साउंड आ रहा है, ध्यान से देखो फिर, फिलहाल देखो। तो हमने यहाँ पे क्या किया प्यारे बच्चे, तो हमने यहाँ पे इस चीज को ऐसे खींच लेते हैं, लाइन देखना, सीधे से लाइन खींचते हैं ना, हम इसको सीधे सीधे पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। प्रक्षेप गति में क्या होता है कि जो हमारी बॉल होती है, जिसके साथ आप खेल रहे हो, जो बॉल आपके हाथों में है, इस बॉल की गति वास्तव में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों स्थितियों में होती है, सिर्फ एक दिशा में नहीं होगी, एक दिशा में ऊपर या नीचे आगे ऐसा नहीं होगा। अब भैया होगा क्या फिर, ये वक्र पथ पे गति करती है, वक्र पथ पे ऐसे चल के ऐसे वक्र पथ पे गति करती है, वक्र पथ पे गति करती है तो क्या होता है, कर्वपात, इसे कहते हैं कर्वपात, भैया वक्र पथ पे गति कर रही है। ठीक है, तो कैसे होगा भाई, तो यहां पे ऐसे होगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे चल के ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से गति होगी, इस तरीके से गति होगी वक्र पथ पे। ठीक है जी, डन है, डन है, डन सर, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट रुको, हाँ ये ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना,
बाबू यहाँ पे हमने एक बॉल ली है, ठीक है। अब इस बॉल को हमने ये y अक्ष मान लिया, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे। ये हमने y अक्ष मान लिया और ये हमने मान लिया भैया x अक्ष, इस दिशा में हमने मान लिया x अक्ष, ये x अक्ष हो गया। एक x अक्ष है और एक y अक्ष है ऊपर की तरफ, कल्पना में मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद बॉल को यहां से ऐसे फेंका गया, देखो ऐसे फोर्स लगा के ऐसे फेंका गया, ऐसे फोर्स लगा के ऊपर की तरफ ऐसे फेंका गया ड्र, तो ये क्या हो गया, ये कुछ इस दिशा में ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है। देखो किस दिशा में, इसके गति की दिशा देखो किधर है, इसके गति की दिशा प्यारे बच्चे इस तरफ है, इसके गति की दिशा इधर है, ये जाने की कोशिश इधर कर रहा है। जब इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक कोण बनेगा, यहाँ पे एक कोण बनेगा थीटा। भैया वो जाने की कोशिश उधर कर रहा है, बॉल जो है जाने की कोशिश उधर कर रही है, जब जाने की कोशिश उधर करेगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाके इधर टुप्पा से गिर जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, चलिए ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके, ये पहले ऐसे जाएगी, ऐसे गई टॉप पे, ठीक है, ऐसे गई टॉप पे, ऐसे गई टॉप पे, फिर उसके बाद ऐसे गई डाउन पे, उसके बाद ऐसे गई, देखो ऐसे गई डाउन पे, ऐसे आई, ऐसे जा करके ऐसे आ गई, ठीक है, ऐसे गई डाउन पे, इस तरीके से ऐसे हुआ है, इस तरीके से ऐसे वक्र पथ पे गति कर रही है बॉल, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वक्र पथ पे गति करने का प्रयास हो रहा है बॉल का, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात है। कुछ ऐसा वक्र पथ में बना सकता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ बन जाएगा, पर मैं इसको ऐसे, एक मिनट यार, ये कैसा बन रहा है, ना, अरे यार ये कैसे हो रहा है, मैं इसको जो है वो करना चाह रहा हूँ कि बॉल जो है मुझे जाती हुई दिखे, है ना, हम इसका वक्र पथ बनाना चाह रहे थे लेकिन ना बन पाई, मुझे नहीं लग रहा। वक्र पथ बनाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है मित्र, तो हम ऐसे ही दिखा देते हैं नॉर्मली जैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे ही दिखा देते हैं कि भैया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से वक्र पथ पर गति कर रही है बॉल। डन है जी, इतना समझ में आ गया सारे बच्चों को, इतना समझ में आ गया। गुरुत्व के अधीन हमारी जो बॉल है वो वक्र पथ पर गति करने की कोशिश कर रही है, ठीक है सर। इस बिंदु पर वो टॉप मोस्ट बिंदु पर थी, जब ये इधर की तरफ u वेग से फेंकी गई, ये कौन सा वेग है बाबू, ये प्रारंभिक वेग u है, u वेग से फेंकी गई गेंद, ये ऊपर की तरफ u वेग से गेंद फेंकी गई और क्षैतिज से थीटा कोण बना करके फेंकी गई थी ऊपर की तरफ u वेग से। तो हम इस सदिश को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, एक क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्व दिशा में। क्षैतिज दिशा में पहले तोड़ोगे इसका घटक, तो इसका घटक टूटेगा, पता है कितना, इसका घटक टूटेगा u cos थीटा। अगर ये u है तो क्षैतिज दिशा में इसका घटक u cos थीटा और ऊर्ध्व दिशा में इसका घटक टूटेगा u sin थीटा। इस तरीके से इसके दो घटक टूटेंगे, एक क्षैतिज दिशा में इस u का दो घटक टूटेगा, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा, ठीक है। जैसे जैसे ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो u sin थीटा इसका धीरे धीरे कम होता 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 यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा, यानी ऊपर वाला जो घटक है u sin थीटा, ऊपर का वेग इसका धीरे 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 कम होते होते यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इस पॉइंट पर इसका सिर्फ u cos थीटा पूरा सेम टू सेम बचेगा, u cos थीटा पूरा सेम टू सेम बचेगा, लेकिन इस पॉइंट पर u sin थीटा हो गया है इसका जीरो, ठीक है, u sin थीटा इसका जीरो हो जाता है। जैसे ही टॉप पे जाता है इसका ऊर्ध्व वेग, इसको u sin थीटा को कहते हैं क्या पता है, इसको कहते हैं ऊर्ध्व वेग, इसका ऊर्ध्व वेग धीरे 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 अधिकतम बिंदु पर शून्य हो जाता है और जैसे से नीचे आता है तो इसका ऊर्ध्व वेग विपरीत दिशा में बढ़ता है, विपरीत दिशा में, यानी बॉल जब यहां पे आती है किसी क्षण तो इस पॉइंट पर इसका ऊर्ध्व वेग रहेगा, इसका v sin थीटा यहां पे लिखेंगे क्योंकि इसका वेग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, तो v sin थीटा इस दिशा में, तो इसका चाहे v cos थीटा लिखो या फिर u cos थीटा लिखो, ये u cos थीटा पूरे रास्ते में सेम ही बना रहता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हवा नहीं चल रही है तो बॉल पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके क्षैतिज वेग में बदलाव नहीं होगा, हवा नहीं चल रही, ठीक है, ठीक है सर। तो u cos थीटा हमेशा सेम रहेगा भैया, ऊपर की तरफ बढ़ते समय v sin थीटा इसका धीरे धीरे कम होते समय इस पॉइंट पर जीरो हो जाता है, इस बिंदु पर ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो ये h कहलाएगा, इसकी ऊंचाई कहलाएगी h प्यारे बच्चे। और ये जो है यहां से यहां तक जो गया, ये इसकी दूरी को हम बोलेंगे r, क्या बोले हैं r, यानी क्षैतिज परास, इसको रेंज कहते हैं, अंग्रेजी में रेंज कहते हैं, इसलिए हम इसे r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है सर। तो निकालिए जरा से फिर सारी, ठीक है, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, तीन चीजें इसमें हमें जाननी है, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, यहां से यहां तक जब गया तो जमीन से इसकी कितनी ऊंचाई थी ये निकालना है, फिर यहां से यहां तक जाने में वो कितनी दूरी पे जाके गिरा ये निकालना है, यानी उसका क्षैतिज परास निकालना है। तो पहले देखते हैं समय,
समय देखते हैं, जब अधिकतम समय कितना लगा, भैया यहां से गया यहां पे आ गया, कितना समय लगा। समय निकालने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं v बराबर u प्लस में at। फॉर्मूला लगाते हैं v बराबर u प्लस में at। ये पहला गति का समीकरण जो हमने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल वही वाला, ठीक है। लेकिन यहां पे गुरुत्वीय त्वरण a नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पर त्वरण a नहीं है। बॉडी जब ऊपर जाती है तो पृथ्वी नीचे की तरफ खींचती है। बॉडी जब ऊपर की तरफ जाती है तो पृथ्वी देखो जैसे पेन को नीचे खींच रही है। पेन को मैंने देखो फेंका थोड़ी है, पेन अपने आप गिरी नीचे की तरफ। तो इस पे पेन पर क्या लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, स्मॉल जी लग रहा है पेन पर। तो पेन पर स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन गुरुत्वीय त्वरण तो नीचे काम कर रहा है। यू साइन थीटा ऊपर की तरफ है लेकिन गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है। तो यहां पे प्रारंभिक वेग u की जगह पे लिखेंगे u साइन थीटा जो कि ऊपर की तरफ है, और a की जगह पे लिखेंगे, क्योंकि u साइन थीटा के उल्टी दिशा में है इसका त्वरण, तो a की जगह लिखेंगे माइनस का g और साथ में t। और इसका अंतिम वेग यहां से यहां तक होने में इसका वेग क्या हो जा रहा है? इसका वेग अंतिम वेग 0 हो जा रहा है। तो इस पॉइंट पर हम इसका अंतिम वेग को 0 लिख देंगे। माइनस जी टी इधर आएगा तो जी टी प्लस में हो जाएगा प्यारे बच्चे। जी टी बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद टी बराबर कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा अपॉन में जी प्यारे बच्चे। ये हो जाएगा आपका समय टी, ये हो जाएगा समय टी। अब समय टी आ गया तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे? अब हम करेंगे कि भैया यहां से यहां तक आने में तो समय मिल गया, यहां से यहां तक आने में सेम टाइम लगेगा। जितना यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही यहां से यहां तक आने में लगेगा, सेम टाइम लगेगा, ठीक है। तो कुल समय कितना हो जाएगा? कुल समय कितना हो जाएगा? कुल समय निकालने के लिए आपको कैपिटल टी निकालने के लिए 2t को जोड़ना पड़ेगा। पहले नीचे से ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे तक। यानी पहले हमारा कितना था? u साइन थीटा बटे में जी, u साइन थीटा बटे में जी, और दूसरा क्या है? u साइन थीटा बटे में जी। दोनों को हम क्या करें? जोड़ दें। जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बताओ? 2u साइन थीटा बटे में जी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा t बराबर, ये निकल गया। कहोगे हाँ सर डन हो गया। ये हमारा कुल समय आ गया कि बॉल को यहां से वहां तक जाने में कितना टोटल समय लगेगा, ठीक है। अब ये बताओ, हम ऊंचाई निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम निकालना चाह रहे हैं प्यारे बच्चे हाइट, हाइट निकालना चाह रहे हैं। तो हाइट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी से हाइट निकाल के देखते हैं। तो हाइट निकालेंगे तो पुनः गति का तीसरा समीकरण लगाइए। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये है गति का तीसरा समीकरण। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। अब v स्क्वायर क्या है? अंतिम वेग है प्यारे बच्चे। और अगर आप अंतिम वेग देखते हो तो अंतिम वेग तो आप कह रहे होगे शून्य। ऊपर तक जाने में अंतिम वेग तो शून्य हो जा रहा है ना। तो ये तो शून्य हो गया, शून्य का स्क्वायर शून्य हो जाएगा। u कितना है? प्रारंभिक वेग आप किस चाल से फेंक रहे हो? u साइन थीटा चाल से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो u साइन थीटा का स्क्वायर कर दोगे। अब u साइन थीटा अगर ऊपर की तरफ है तो गुरुत्वीय त्वरण इसका a नहीं g माना जाएगा। a की जगह g रखोगे तो प्लस 2 a की जगह रखोगे माइनस का g। और s दूरी कितनी तय कर रहा है? कितनी दूरी तय कर रहा है भाई? यहां से यहां तक कितनी दूरी तय कर रहा है? कहोगे जमीन से इसकी हाइट मानिएगे, s दूरी नहीं हाइट, h दूरी तय कर रहा है। नीचे से ऊपर तक जाने में h दूरी तय कर रहा है, h दूरी। तो बताइए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस 2gh हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का 2gh, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा यारे बच्चे? अब बताओ जल्दी से, अब बताओ क्या हो जाएगा? माइनस का 2gh इधर आएगा तो प्लस का 2gh हो जाएगा। 2gh बराबर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे 2g गुणा में है, नीचे आया भाग में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। डन है जी। हमने हाइट निकाल ली कि नीचे से ऊपर तक जाने में बॉल को कितना समय लगे, कितनी ऊंचाई तय करनी पड़ेगी। अब हमें निकालना यह है कि यहां से यहां तक जाने में बॉल ने कितनी दूरी तय करी, क्षैतिज दूरी कितनी तय करी। तो क्षैतिज दूरी तय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं परास का। इसे बोलते हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, क्षैतिज परास के लिए फॉर्मूला बहुत आसान है प्यारे बच्चे। हम कहते हैं आर दूरी बराबर चाल गुणे समय। हम कहते हैं चाल गुणे समय। तो भैया जब चाल इस तरफ की जो दूरी है वो किस चाल से चल रहा था? इस तरफ की जो दूरी है वो यू कॉस थीटा के चाल से चल रहा था। इस तरफ की दूरी सारी यू कॉस थीटा चाल से चल रहा था, ठीक है। तो यू कॉस थीटा चाल से चल रहा था, इस तरफ की दूरी सारी की सारी, है ना। प्रारंभिक वेग इसका यही था। और समय इसका क्या था? पूरा यहां से यहां तक जाने में 2u साइन थीटा बटे जी, है ना।
पूरा यहां से यहां तक जाने में 2u sin थीटा बटे में जी, तो समय कितना था 2u sin थीटा बटे में जी, ये समय था। अब देखिए यू मल्टीप्लाई होके यू स्क्वायर बना लेगा, ठीक है, तो यू स्क्वायर बन गया और 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा ये बन गया, और बटे में क्या बन गया जी बन गया, और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कितना हो गया यू स्क्वायर sin 2 थीटा, ये बन गया sin 2 थीटा, ठीक है, यू स्क्वायर sin 2 थीटा बटे में जी, ये हो गया r, ये हो गया r प्यारे बच्चे, ठीक है डन। बस तो हमारा चैप्टर खत्म, आज के लिए यही चैप्टर खत्म। अब आते हैं अपने गति के नियम यानी अध्याय नंबर 5। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे यही 3 टॉपिक थे। इसी में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, इसी में अच्छे अच्छे कंसेप्ट बन जाता है, इसी में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बस रिवीजन इतना ही है प्यारे बच्चे इस चैप्टर में, ठीक है। ठीक है सर, अब बताइए जरा सा थोड़ा सा इसके बारे में, गति का नियम। गति का नियम जो चैप्टर है प्यारे बच्चे, गति के नियम में हम लोग जब पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं अरस्तु की भ्रामकता से स्टार्ट होता है चैप्टर। अरस्तु भैया कहते हैं कि मानना था इनका कि वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए हमेशा बाहरी बल चाहिए। अरस्तु कहते थे कि अगर वस्तु को आप गतिशील बनाए रखना चाहते हो तो हमेशा बाहरी बल लगाना पड़ेगा। अगर आप बाहरी बल नहीं लगाओगे तो वस्तु रुक जाएगी। मतलब आप कोई खिलौने वाली गाड़ी लीजिए और खिलौने वाली गाड़ी को आप धक्का मार के छोड़ दीजिए, तो जब तक आप धक्का मारे रहोगे तो गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी, और धक्का मारना बंद कर दोगे तो खिलौने वाली गाड़ी वहीं रुक जाएगी। यही अरस्तु कहते थे कि बाहरी बल चाहिए किसी वस्तु को गति कराने के लिए। अगर आप बाहरी बल नहीं लगाओगे तो बॉडी रुक जाएगी। अरस्तु की ये भ्रामकता थी, अरस्तु की ये गलतफहमी थी। गलतफहमी थी प्यारे बच्चे। क्यों गलतफहमी थी? क्योंकि हमें बाहरी बल नहीं चाहिए किसी वस्तु को गति कराने के लिए। यानी सर मतलब कि अगर कोई बाहरी बल नहीं भी लग रहा है ना, बॉडी अगर चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, रुकेगी ही नहीं। बात मेरी समझ रहे हो? बात मेरी समझ रहे हो? अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो निरंतर चलती रहेगी, रुकेगी ही नहीं। पहला नियम कहता है जड़त्व का गुण कहता है, किसी बॉडी का जड़त्व का गुण कहलाता है। यही बॉडी को जड़त्व कहते हैं, इसी को जड़त्व कहते हैं कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, रुकबे नहीं करेगी जब तक तुम उसे बाहर से रोकोगे नहीं, जब तक कि कोई बाहर से फोर्स उसे रोकेगा नहीं। और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। वो तब तक नहीं चलेगी जब तक कि तुम उस पर बाह्य बल लगाओगे नहीं, बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक वो चलेगी नहीं। ठीक है, तो भैया अरस्तु की भ्रामकता थी, अरस्तु की गलतफहमी थी। त्रुटि ये थी कि उसने घर्षण बल को ध्यान में नहीं रखा था। उसने घर्षण बल, उसको पता ही नहीं था घर्षण जैसी कोई चीज होती है। गाड़ी को अगर तुम आगे बढ़ा के छोड़ दोगे तो गाड़ी कुछ देर बाद रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि घर्षण बल रोक रहा है। अगर घर्षण ना होता ना प्यारे बच्चे, हम गाड़ी को ऐसे धक्का मार के छोड़ देते, गाड़ी निरंतर चलती चली जाती, कभी रुकबे नहीं करती। अरस्तु को नहीं पता था घर्षण के बारे में, है ना। उदाहरण, खिलौना कार डोरी छोड़ने पर रुक जाती है क्योंकि फर्श का घर्षण बल उसे क्या कर देता है? रोकता है। यदि घर्षण ना हो तो वस्तु बिना किसी बल के एक समान गति करती चली जाएगी, कभी रुकबे नहीं करेगी। कोई बॉडी चलती ही चली जाएगी अगर घर्षण नहीं रहेगा तो। ठीक है, चलो सर, जड़त्व का पहला नियम क्या होता है? जड़त्व का पहला नियम यही होता है कि कोई अगर वस्तु विराम में है, रुकी हुई है, तो वो रुकी ही रहेगी, और कोई अगर वह बॉडी चल रही है तो वो चलती ही चली जाएगी जब तक कि बाहर से उस पर तुम कोई फोर्स नहीं लगाओगे, कोई बल नहीं लगाओगे। बॉडी अगर चल रही है तो वो चलती चली जाएगी एक समान चाल से, रुकी है तो रुकी के रुकी रहेगी, चलेगी ही नहीं जब तक कि तुम बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ। ठीक है, बर्फ पर स्केटर बिना बल लगाए सीधी रेखा में चलता रहता है। बर्फ पर स्केटर बल नहीं लगाता, वो बस सीधी रेखा में चलता चलाता है क्योंकि बर्फ पर घर्षण नहीं लगता। ठीक है, प्रथम नियम क्या कहता है? जो जड़त्व का नियम था यही प्रथम नियम है। जड़त्व किसी बॉडी का यही गुण जड़त्व कहलाता है कि बॉडी, भैया देखो ये पेन है, ये पेन रुकी है, जब तक तुम इस पे बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे ये पेन चलेगी नहीं, ये पेन रुकी ही रहेगी। बाहर से फोर्स लगाया तो पेन चलने लगेगी, पेन अपने आप थोड़ी ना चलेगी, है ना। तो क्या कहते हैं? प्रत्येक पिंड विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है। तब तक रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, उसे गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए विवश ना किया जाए। ठीक है, जड़त्व, परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। मैं परिवर्तन का विरोध कर रही है, कोई बॉडी चाह रही है मैं परिवर्तन नहीं करूंगी, बॉडी चाह रही है मैं परिवर्तन नहीं करूंगी, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, ये क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जैसे पेड़ की शाखा को हिलाते हो तो अगर पेड़ के ऊपर जामुन फरा है, सेब फरा है, आम फरा है तो टपाक से नीचे गिर जाता है। क्या गिर जाता है पता है? जब तुम पेड़ को हिलाओगे तो आम क्या कहेगा? हम नहीं हिलेंगे।
नहीं हिलेंगे तो भाई पट्टा से टूट जाएंगे वहीं पे, क्योंकि शाखा तो हिल रही है। आम कहेगा हम नहीं हिलेंगे, रुके रहेंगे, तो जड़त्व के कारण क्या होगा, वो पट्टा से टूट जाएगा और फिर गुरुत्व क्या करेगा, गुरुत्व क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो ये होता है प्यारे बच्चे। अंतरिक्ष में रॉकेट बंद होने पर यान एक समान वेग से चलता रहेगा। अंतरिक्ष में क्या होगा प्यारे बच्चे, अंतरिक्ष में तो कोई घर्षण है नहीं, तो अंतरिक्ष में अगर कोई रॉकेट बंद भी हो गया तो जिस चाल से चल रहा था उसी चाल से रॉकेट चलता ही रहेगा, रुकबे नहीं करेगा, कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, मेज पर रखी पुस्तक पर गुरुत्वाकर्षण बल और मेज का अभिलंब बल दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जैसे कोई मेज पर अगर कोई पुस्तक रखी है, मान लो ये मेज है प्यारे बच्चे, और इस पे कोई पुस्तक रखी हुई है, ये पुस्तक रखी है, तो पुस्तक पर दो फोर्स लगेंगे। एक तो इसका भार लगेगा नीचे की तरफ mg, और एक तल का तल, एक जो तल है ना मेज का तल, इस पर एक अभिलंब लगाता है ऊपर की तरफ, एक अभिलंब लगाता है, जैसे नॉर्मल कहते हैं n, रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, ऊपर की तरफ लगाता है। n और mg दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, n और mg दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं प्यारे बच्चे, निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण ये बॉडी क्या है, मेज पर रखी ही रहेगी, हिलेगी ही नहीं। ठीक है, चलो सर आगे देखते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सा है। क्या कहता है द्वितीय नियम, कहता है कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो बॉक्स है, लेट्स से कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई बॉक्स है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। अब इस पर तुम फोर्स लगाओगे F, जैसे ही फोर्स लगाओगे F तो ये रुकेगा नहीं, ये चल पड़ेगा। कोई बॉडी जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, उस पर तुमने फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया, तो अब ये रुका नहीं रहेगा, ये ए त्वरण से आगे बढ़ जाएगा, ए त्वरण से आगे बढ़ जाएगा, इसमें ए त्वरण आ जाएगा। सिंपल सा है ये नियम। क्या कहता है कि कोई भी बॉडी जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, उस पर तुम F फोर्स लगाओगे तो बॉडी रुकी नहीं रहेगी, उसके संवेग में परिवर्तन आ जाएगा और वो ए त्वरण से आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित किए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जब भी हम किसी बॉल को तेजी से फेंकते हैं प्यारे बच्चे, तो बॉल को कैच करने वाला व्यक्ति अपने हाथों को पीछे ले लेता है। इसलिए पीछे ले लेता है क्योंकि पीछे लेते समय उसको संवेग परिवर्तन में काफी समय मिल जाता है, जिसके कारण बॉल हाथ पे कम फोर्स लगाती है। संवेग परिवर्तन में अगर अधिक समय लगेगा तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, ये एक नियम है प्यारे बच्चे। इस नियम के अनुसार F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T, और संवेग m P की जगह रख देते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। क्या रख देते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग। तो F बराबर जब करते हैं तो m इंटू में v डेल्टा के लगा के अपॉन में डेल्टा T कर देंगे, m बाहर आ जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T हो जाएगा a, m बाहर आ गया, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T बना a, F बराबर आता है m इंटू में a। भारी ट्रक को धक्का देने पर कम त्वरण मिलता है, जबकि हल्की ट्रक को धक्का देने पर अधिक त्वरण मिलेगा। ठीक है, हल्की ट्रक को अगर तुम 10 न्यूटन के बल से धक्का मारोगे तो तेजी से भागेगी। भारी ट्रक को अगर तुम 10 न्यूटन की ताकत से धक्का मारोगे तो भगबे नहीं करेगी, उसमें त्वरण कम मिलेगा। ठीक है, तो भारी त्वरण को धक्का देने पर कम त्वरण मिलेगा, वो धीरे से, वो हिलेगी नहीं, थोड़ा सा हिलेगी। लेकिन हल्की गाड़ी को तुम धक्का मारोगे तो तेजी से भाग जाएगी। ठीक है, तो फोर्स मतलब किसी भी बॉडी पर अगर तुम धक्का मारते हो तो बॉडी में त्वरण आ जाता है, बॉडी ए त्वरण से आगे की तरफ भागने लगती है। क्रिकेट में गेंद को जोर से मारने पर अधिक त्वरण मिलता है, बहुत तेजी से गेंद आगे भागती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये आगे भाग रही है, यहाँ पे देखो फोर्स एंड एक्सेलरेशन है ना, एक लेवल का धक्का मार रहा है, तो यहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में चीजें आती हैं। ठीक है जी, चलो अब बात आती है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ये थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी अगर हम दीवार पे मार रहे हैं मुक्का तो मेरे हाथों में भी लग रहा है, दीवार पे आप क्रिया कर रहे हो तो आपको भी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। दीवार पे आप क्रिया करोगे, फोर्स लगाओगे तो आपको हाथों में क्या लगेगी, प्रतिक्रिया मिलेगी। जैसे एक दीवार है, आपने एक गेंद मारी, देखना ध्यान से सुनना, आपने गेंद ली प्यारे बच्चे, लेकिन इस गेंद को क्या किया, इस गेंद को आपने दीवार की तरफ मारा। जब दीवार की तरफ मारा तो ये गेंद ऐसे दीवार की तरफ गई, टकरा के वापस लौट आई, दीवार की तरफ टकरा गई, वापस लौट आई। तो गेंद जब दीवार की तरफ मारते हो, टकरा के दीवार वापस भी तो फेंक दी, वापस फेंक दी, नहीं फेंक दी, आपने दीवार की तरफ मारा, गेंद टकरा के दीवार से वापस ला गई। तो आपने तो क्रिया करी थी, दीवार ने उसका प्रतिक्रिया कर दिया। आपने फोर्स लगाया था इधर से, दीवार ने उधर से फोर्स लगा दिया, आपने फोर्स लगाया था इधर से, दीवार ने उधर से फोर्स लगा दिया। तो मेरी क्रिया का क्या मिला, प्रतिक्रिया मिला, मेरे रिएक्शन का एंटी रिएक्शन मिल गया। ठीक है, उल्टा रिएक्शन मिल गया। ठीक है ना, तो ये हो गया। हमने क्या किया था, क्रिया किया था। बॉल पलट के वापस आ गई,
फिर क्या मिला हमें, दीवार से पलट के क्या मिला, दीवार से पलट के प्रतिक्रिया मिली हमें, दीवार से पलट के क्या मिली, प्रतिक्रिया मिली। ठीक है, इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर और उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यही है हमारा तीसरा नियम। बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक पीछे की ओर झटके से जाती है। कभी आप बंदूक से गोली चलाएंगे तो गोली तो आगे की तरफ भागेगी, लेकिन बंदूक पीछे की तरफ झटका मारेगी। ठीक है, यहाँ पे भी गोली आगे भागी, बंदूक पीछे, यानी कि क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। ठीक है सर, नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। नाव से जब आप कूदते हो ऐसे करके, तो आप नाव को पीछे की तरफ फेंक दे रहे हो और आप आगे की तरफ कूद जा रहे हो। यहां पे भी क्रिया का प्रतिक्रिया हो गया, आप आगे भागे, नाव पीछे भागी। रॉकेट में भी सेम सिस्टम होता है, रॉकेट नीचे की तरफ चीजों को फेंकती है और रॉकेट खुद ऊपर की तरफ भागती है। रॉकेट नीचे की तरफ, आपने देखा होगा कभी रॉकेट लॉन्च होती है तो नीचे की तरफ ढेर सारा आगे होगी फेंकती है, लेकिन रॉकेट तो ऊपर भाग जाती है। ठीक है, यहाँ पे की क्रिया कर रही है, यहीं से उसको फोर्स मिल रहा है और वो प्रतिक्रिया के रूप में आगे भाग जा रही है। यहाँ पे देखो ये लोग क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या लिखा है, सीडेंट एटेंस, अच्छा ये कुछ उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है, ये दोनों उल्टी दिशा में एक दूसरे को क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे समझिए। दोनों उल्टी दिशा में एक दूसरे को क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एक क्रिया कर रहा है तो दूसरा प्रतिक्रिया कर रहा है। अब बात आती है संवेग संरक्षण। पहले आप जान लीजिए संवेग क्या होता है, फिर आप संरक्षण भी सीख लेंगे। आप संवेग जान लेंगे तो उसका संरक्षण भी करना सीख लेंगे बड़े आसानी से। क्या होता है सर संवेग संरक्षण? प्यारे बच्चों, संवेग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई गेंद है, मान लीजिए कि कोई गेंद है हमारे पास। ठीक है सर, कोई गेंद है हमारे पास। अब इस गेंद का द्रव्यमान है m1, m1 इसका द्रव्यमान है। गेंद का द्रव्यमान कितना है, गेंद का द्रव्यमान है m1, और इसका वेग कितना है, v1 है। इसका वेग कितना है, v1 है। ठीक है, अगर इस गेंद पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, अगर इस गेंद पर मैं कोई बाहर से फोर्स ना लगाऊं प्यारे बच्चे, तो इसका संवेग संरक्षित रहेगा, इसका संवेग बदलेगा नहीं। ठीक है, बदलेगा नहीं। यानी कि अगर मैं कोई बॉल मारूं, तेजी से बॉल फेंकूं और बॉल ये दो हिस्सों में टूट जाए, लेट्स से ऐसे भी कर सकते हो कि बॉल ऐसे है, बॉल ऐसे है, ये वी वेग से जा रही है, या फिर कोई बम है, बम भी ले सकते हो आप, बम भी ले सकते हो प्यारे बच्चे। ठीक है, जैसे ये बम का टुकड़ा है, ऐसे गया सामने, लेकिन दो हिस्सों में टूट गया। बम का टुकड़ा क्या हुआ, दो हिस्सों में टूट गया। ऐसे सामने गया, आगे गया कुछ दूर, आगे कुछ दूर जाने के बाद ये दो हिस्सों में टूट गया। एक टुकड़ा इधर चला गया, एक टुकड़ा इधर चला गया, एक टुकड़ा इधर चला गया, एक टुकड़ा इधर चला गया। ठीक है, इसका द्रव्यमान है m1 और ये v1 वेग से आगे की तरफ भाग रहा है। इसका द्रव्यमान है m2 और ये v2 वेग से आगे की तरफ भाग रहा है। एक ही बॉल के दो टुकड़े हुए m1 और m2, एक v1 वेग से भाग रहा है और एक v2 वेग से भाग रहा है। अब ये टुकड़े अपने आप हो गए, बम अपने आप ही तो फटता है। बम को कोई बाहर से हथौड़ा लेके मारता है तो फटता है नहीं ना, बम अपने आप फट गया। तो बम अपने आप फट गया प्यारे बच्चे, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के, कोई बाहर से बल नहीं लगा। तो इसका पहले संवेग कितना था, तो फटने से पहले इसका संवेग कितना था, तो फटने से पहले इसका संवेग था द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को वेग से गुणा कर दिया, संवेग मिल गया। फटने के बाद इसका संवेग कितना था, फटने के बाद इसका पहले टुकड़े का संवेग था m1 v1, दूसरे टुकड़े का संवेग था m2 v2। इन दोनों को जोड़ दो, इसे कहते हैं संवेग संरक्षण। इसे क्या कहते हैं, संवेग का संरक्षण होना। पहले संवेग कितना था, फटने के बाद संवेग कितना था। जब किसी बॉडी पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता तो बॉडी का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, संवेग चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा, यदि किसी तंत्र पर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो तो कुल संवेग स्थिर रहता है, संवेग नहीं बदलता। जैसे बिलियर्ड की गेंद टकराने पर कुल संवेग पहले और बाद में समान रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से रॉकेट का प्रक्षेपण, गैस पीछे और यान आगे। रॉकेट में मैंने अभी बताया था ना, गैस पीछे छोड़ती है, यान आगे जाती है, इसमें भी संवेग संरक्षित है। ठीक है, चलिए सर, अब वर्तुल गति यानी वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति कैसी होती है सर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही है, वृत्ताकार गति। ठीक है, क्या होता है वृत्ताकार गति? वृत्ताकार गति प्यारे बच्चे बहुत आसान है। जैसे मान लो कोई कण है, कोई कण है, वृत्ताकार पथ पे चल रहा हूं। जैसे यहाँ पे मान लो कोई कण है, ठीक है, यहाँ पे कोई कण है। ठीक है सर, अब ये कण को मैं इस तरीके से बांट लेता हूँ, इस तरीके से इसकी स्थिति को बांट लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इस तरीके से इसकी स्थिति को बांट लेते हैं, इस तरीके से इसकी स्थिति को बांट लेते हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया। अब ये जो कण है हमारा प्यारे बच्चे, ये जो हमारा कण है, ये कण यहां से चल के यहाँ पर वृत्त की परिधि पर अगर गोल 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 ऐसे से चल रहा है, तो कण की गति कैसी है? कण की गति है वृत्तीय गति। कण की गति कैसी है? वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति। तो कण हमारा कैसी गति कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है।
इतनी बातें समझ में आ गई? कहोगे हाँ सर समझ आ गई। अब अगर कण मेरा यहां चला गया तब क्या होगा? मान लो कण मेरा कहां चला गया, अरे यार रुक जाओ एक मिनट, हाँ ये कण मेरा यहां से चलते चलते यहां चला आया तब क्या होगा? तो ये कण की प्रारंभिक स्थिति है, मूल बिंदु के सापेक्ष यहाँ पे स्थिति है, ये इसको आर कहेंगे, इसको आर कहेंगे प्यारे बच्चे। ये कण हमारा आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। इसका जो वेग होगा v, वो इस तरीके से वृत्त के कुछ इस प्रकार से ऐसे लंब होता है, मतलब इसकी त्रिज्या कैसे लंबवत स्पर्श रेखीय, वृत्त के स्पर्श रेखीय ऐसे ये v वेग से गति करता है कण। कण इस तरीके से स्पर्श रेखीय v वेग से गति करता है, ठीक है। तो यहां पे भी है, तो इसकी त्रिज्या सेंटर के रिस्पेक्ट में आ रही होगी। पहले यहां था, t समय में यहां चला गया, ठीक है। कितने कोण बनाया यहाँ पे, जो कोण बनेगा प्यारे बच्चे, इस कोण को हम पता है क्या बोलेंगे, इस कोण को बोलेंगे कोणीय विस्थापन। इस कोण को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। इस कोण को बोलते हैं कोणीय विस्थापन प्यारे बच्चे। कोणीय विस्थापन बराबर कितना होता है ये जरा बताइए। कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। कोण बराबर कितना होता है? चाप बटे में त्रिज्या। तो यहां से यहां तक जाने में कितना चाप बना है और कितनी त्रिज्या है। तो अगर आप ये कोण जानना चाहते हैं थीटा बराबर, तो यहां से यहां तक जो चला है दूरी उसे आप डेल्टा एस कह दीजिए, और बटे में ये यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है, आर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक कण को यहां से पूरा एक चक्कर लगाने में, जहां पे था वहां से पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, उस समय को कहेंगे आवर्तकाल। उस समय को क्या बोलेंगे? आवर्तकाल बोलेंगे। और आवर्तकाल जो समय होता है टी, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। क्योंकि यहां से यहां तक आने में वो पूरा कोण 2 पाई घूम जाएगा। ये 2 पाई यानी 360 डिग्री। आप खुद सोचिए, कण यहां पे है, यहां से यहां तक आने में पूरा कितना कोण घूम गया? कहोगे 360 डिग्री घूम गया। यहां से यहां तक आने में वो पूरा 360 डिग्री घूम गया, ठीक है। तो कितना घूम गया? 360 डिग्री यानी 2 पाई घूम गया। इसकी जो चाल थी, ये रेखीय चाल है। v क्या है? रेखीय चाल। लेकिन जब बॉडी कोई गोल 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 वृत्ताकार पथ पे गति करता है, तो हम रेखीय चाल नहीं लेते प्यारे बच्चे, हम कोणीय चाल लेते हैं। हम क्या लेते हैं? कोणीय चाल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लेते हैं? v बराबर आर ओमेगा। हम यहां पे क्या लेंगे? v बराबर आर ओमेगा प्यारे बच्चे, आर ओमेगा। ये v क्या है? रेखीय चाल। ओमेगा क्या है? कोणीय चाल। r क्या है? त्रिज्या है। ठीक है सर, समझ गए। जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है, तो उस पर एक त्वरण लगता है केंद्र की दिशा में। उस त्वरण को कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। उसको a बराबर v स्क्वायर अपॉन में r होता है प्यारे बच्चे, ये अभिकेंद्र त्वरण होता है। जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करेगा, तो उस पर अभिकेंद्र त्वरण कार्य करेगा, केंद्र की तरफ, भीतर की तरफ, केंद्र की तरफ, ठीक है। अब जो है अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो केंद्र की तरफ उस पर एक फोर्स भी लगेगा। फोर्स क्यों लगेगा सर? क्योंकि उस पर त्वरण है। तो न्यूटन कहते हैं भैया कि द्रव्यमान गुणे त्वरण कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। इस फोर्स को हम कहेंगे प्यारे बच्चे अभिकेंद्र त्वरण, और इसकी दिशा होती है वृत्त के केंद्र की तरफ। जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है, तो उस पर एक बल लगता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की तरफ होती है। उसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। और अभिकेंद्र त्वरण F बराबर m इंटू ए, एम इंटू में ए की जगह पे क्या लिखेंगे? v स्क्वायर अपॉन में r, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन में r हो जाएगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये भी एक प्रकार का वृत्तीय गति है। रस्सी से बंधे गेंद को घुमाना, ये भी एक प्रकार की वृत्तीय गति है। चलिए भैया, अब आया है अध्याय नंबर 6, और अध्याय 6 में हमारे है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। 3 ऐसे टॉपिक जो बहुत ही शानदार से हैं, जिसमें हम लोग कार्य के बारे में जानते हैं, एनर्जी के बारे में जानते हैं और शक्ति के बारे में जानते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले जानेंगे कार्य क्या होता है, परिभाषा। तो जब भी आप किसी वस्तु को विस्थापन करते हो, या फिर आप कह सकते हो जब किसी वस्तु को विस्थापित करने में जो बल हम लगाते हैं, वही वास्तव में कार्य हो जाता है, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी किसी वस्तु को एकांक विस्थापन करने में जो हम फोर्स लगाते हैं, वही क्या है? वस्तु पर किया गया कार्य है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वस्तु पर, ऐसे जब इसके डेफिनेशन लिखोगे, परिभाषा लिखोगे कार्य की, तो लिखोगे वस्तु पर या वस्तु को एकांक विस्थापन करने में, एकांक विस्थापन, वस्तु को एकांक विस्थापन करने में लगाया गया बल कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य कहलाता है।
कार्य कहलाता है। ठीक है, तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आता है? कार्य बराबर फॉर्मूला लिखता है बल गुणे विस्थापन। लेकिन प्यारे बच्चे ये पुराना फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब का है जब आप कक्षा 8 में पढ़ते थे, जब आप कक्षा 8 में पढ़ते थे तब का ये फॉर्मूला है। अब लेटेस्ट फॉर्मूला क्या निकल के आया? लेटेस्ट फॉर्मूला ये निकल के आया है कि जैसे ही मान लो कोई बॉडी है, ऐसे मानो जैसे मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है सर। अब इस बॉडी पर अगर आपने फोर्स लगाया इस दिशा में, बॉडी पर फोर्स किधर लगाया? इस दिशा में लगाया, तो बॉडी आगे की तरफ विस्थापित होगी ना? कहोगे हाँ सर, आगे आगे की तरफ विस्थापित होगी। हम ये मान लेते हैं कि बॉडी इस दिशा में विस्थापित हुई, मतलब सर आपने फोर्स इस दिशा में लगाया, फोर्स इस दिशा में लगाया प्यारे बच्चे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, बताते हैं। फोर्स मान लो कि आपने इस दिशा में लगाया है, इस दिशा में लगाया है, ठीक है। हम इसको इधर भी लगा लेते हैं, सेम चीज हमने आगे बढ़ा लिया, इसको आगे बढ़ा लिया। तो जब आप फोर्स इस दिशा में लगा रहे हो और बॉडी विस्थापित ऊपर की तरफ हो रही हो, विस्थापित बॉडी का किधर हो रहा हो? बॉडी का विस्थापन किधर हो रहा हो? बॉडी का विस्थापन भैया ऊपर की तरफ हो रहा हो, ऊपर की तरफ हो रहा हो। ये क्या बात है? आपने बल इधर लगाया, बॉडी उधर चली गई टकरा के, ठीक है। तो बॉडी चली गई इधर की तरफ, विस्थापन इसका इधर हो गया प्यारे बच्चे, बॉडी गई इधर, हमने इधर जोड़ लिया। बल की दिशा इधर है, विस्थापन इधर हुआ है, बॉडी का विस्थापन इधर हो गया, ठीक है। तो इनके बीच कोण कितना बना? कह दोगे थीटा कोण बना। जब कभी ऐसा होगा कि बल और विस्थापन दोनों अलग अलग दिशा में हो रहा होगा, आप बल इधर लगा रहे हो, विस्थापन उधर हो रहा है, या विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, बल इधर लग रहा है, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा है, तो जो कार्य का फॉर्मूला होता है इतना आसान नहीं होता। कार्य का फॉर्मूला फिर निकलता है बल गुणे में विस्थापन को आप d बोल दीजिए, और इनटू में इनके बीच का एंगल हो जाएगा cos थीटा। इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। बस इतना हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। अब अगर ये cos थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री रख देते हो, cos 90, तो cos 90 का मान कितना हो जाता है प्यारे बच्चे? cos 90 का मान हो जाता है 0। cos 90 का मान 0 हो जाएगा तो कार्य हमारा 0 हो जाएगा। यानी बल और विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री कोण हो जाए, ठीक है, तो क्या लगेगा? कार्य 0 होगा। यानी कोई कुली जानते हैं ना, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सामान ढोते हैं तो उनको कुली कहते हैं, ठीक है। तो कोई कुली अगर अपने सर पे भार लाद करके प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे चल रहा है, तो भार की दिशा किधर होगी? भार नीचे की तरफ mg होगा, और वो प्लेटफॉर्म पर विस्थापन इधर हो रहा है, तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य उस समय 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भार की दिशा नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, और बॉडी आगे की तरफ जा रही है ना, विस्थापन इधर हो रहा है, mg नीचे विस्थापन इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, क्या हो जाएगा? कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है सर। अब अगर कोई बॉडी आगे जा रही हो और बल पीछे लग रहा हो, जैसे घर्षण बल लगाता है, यानी cos 180 डिग्री, बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री एंगल बन जाए, तब फिर कितना हो जाएगा? कार्य माइनस में आ जाएगा, एफडी माइनस में आ जाएगा। ऋणात्मक कार्य, ऐसे कार्य को कहते हैं ऋणात्मक कार्य। अगर बॉडी उसी दिशा में जा रही हो जिधर तरफ विस्थापन हो रहा हो, मतलब बल और विस्थापन एक ही दिशा में लग रहा हो, तो धनात्मक कार्य मिलेगा। तो कार्य 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे। धनात्मक कार्य ये तब प्राप्त होता है जब बॉडी जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापित हो रही हो। जिस दिशा में बल लग रहा हो उसके उल्टी दिशा में बॉडी विस्थापित हो रही हो, तो क्या हो जाएगा बाबू? माइनस का ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। और जिस दिशा में बल लग रहा हो उसके 90 डिग्री पे विस्थापन हो रहा हो तो 0 कार्य हो जाएगा। विस्थापन होना चाहिए, ठीक है, बल 0 नहीं होना चाहिए, बल और विस्थापन में कोण 90 डिग्री ना हो, तब तो कार्य होगा। अगर ये 3 चीज होगा तो कार्य होगा। विस्थापन होना चाहिए भैया, विस्थापन नहीं होगा तो भैया कार्य नहीं होगा। विस्थापन होना चाहिए कार्य होने के लिए, बल 0 नहीं होना चाहिए, बल नहीं लगाओगे तो कार्य कहां से करोगे? बल 0 नहीं होना चाहिए कार्य होने के लिए। बल और विस्थापन दोनों 90 डिग्री होना चाहिए कार्य होने, 90 डिग्री ना हो, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको 3 बताया। धनात्मक कार्य, बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो धनात्मक कार्य मिलेगा। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, जैसे घर्षण, बॉडी आगे जाती है तो घर्षण किधर लगता है? बॉडी में पीछे की तरफ लगता है, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चे? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। cos 180 का मान माइनस होता है, -1 होता है, इसलिए ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। दीवार को धक्का देने पर कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि दीवार विस्थापित नहीं होगी, दीवार आगे नहीं बढ़ेगी। साइकिल ब्रेक लगाने पर सड़क द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। साइकिल का ब्रेक लगाओगे, सड़क घर्षण लगाएगा पीछे, तो सड़क द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है प्यारे बच्चे? किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, वस्तु की
गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, निहित ऊर्जा यानी जो उसके अंदर समाहित होती है ऊर्जा, उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अदिश राशि है प्यारे बच्चे। उदाहरण अगर इसका लिखोगे तो इसका उदाहरण हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा को हम के से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है गतिज ऊर्जा। मान लो कोई बॉडी वी वेग से चल रही हो, उसका द्रव्यमान एम हो, उसके अंदर एक ऊर्जा होगी और ऊर्जा को हम के से दिखाएंगे, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कोई कार है 2000 किलो की है, 25 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो बताइए कितनी उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ एम हो गया 2000 किलो, तो 2000 किलो यहाँ रख देंगे, 2000 किलो, और वी का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कर देंगे, तो 25 गुणे 25, 2 से काटा कितनी बार में? 2 10 जा 10, ठीक है, 1000 आ गया, 625 और 3 जीरो है, 1 2 3, इतना आ गया प्यारे बच्चे। इतनी जूल ऊर्जा आ जाएगी, इतने जूल ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसे वाला कमेंट में बताइए गुणा करके कैसे होगा। इसकी गोली का द्रव्यमान ये है, गोली का वेग ये है, गोली की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जैसे जलधारा से चक्की चलाना, जलधारा पानी की धारा आ रही है, चक्की चल रही है, तो गतिज ऊर्जा। हवा से पाल नौका चलाना, ये भी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। सर ये क्या होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय? बहुत ही प्यारी सी चीज है प्यारे बच्चे। मान लीजिए कोई बॉडी है, अब मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, तब आप मानोगे कार्य ऊर्जा प्रमेय होती क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, अभी बॉडी का जो द्रव्यमान है, बॉडी का द्रव्यमान m1 है और बॉडी u1 चाल से चल रही है, m1 क्या मानना है? द्रव्यमान थोड़ी ना बदलेगा, बॉडी चलती रहेगी, तो हम द्रव्यमान को m ही मानते हैं। ठीक है, चलो अब देखते रहना। बॉडी u1 चाल से चल रही है, तो इस समय इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इस समय इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ m u1 का स्क्वायर। इस समय इसकी गतिज ऊर्जा होगी, जिसे आप k1 कहोगे, इस समय इसकी गतिज ऊर्जा इतनी है, अगर कोई बॉडी m द्रव्यमान की है, u1 चाल से चल रही है। तो कोई व्यक्ति आया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, कोई बॉडी आई, कोई व्यक्ति आया, इसको और धक्का तेजी से मार दिया, फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाते ही क्या हो गई? ये बॉडी विस्थापित हो गई। फोर्स लगाते ही ये बॉडी क्या हो गई? विस्थापित हो गई। सिर्फ विस्थापित थोड़ी होगी, फोर्स लगाते ही किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर कार्य किया, फोर्स लगाया यानी कार्य किया तो क्या हुआ प्यारे बच्चे? कार्य किया तो बॉडी यहां से वहां चली गई। पहले चली जाती, धीरे से जाती, लेकिन देखो स्पीड कम थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन किसी ने अचानक से धक्का मार दिया, तेजी से भागी, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। तो यहां से यहां तक जाने में इसकी स्पीड अब इस समय कितनी हो गई? इसकी स्पीड हो गई v, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो, इसकी स्पीड यहाँ पे u है, u1 मानने की जरूरत नहीं है, इसकी स्पीड यहाँ u मान लो, यहाँ पे v मान लो। द्रव्यमान तो बदला नहीं, द्रव्यमान तो m ही रहेगा। तो इस समय इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। पहले गतिज ऊर्जा हाफ एम यू स्क्वायर थी, बाद में गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो गई? गतिज ऊर्जा में वृद्धि किए गए कार्य के बराबर होती है, यही है कार्य ऊर्जा प्रमेय। गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि हो रही है, यही प्यारे बच्चे किए गए कार्य के बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर। जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वही किए गए कार्य के बराबर होगा। यानी आपने कार्य कितना किया? कहोगे सर W कार्य किया, इससे कितनी गतिज ऊर्जा वृद्धि हुई? पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो K2 में से K1 को घटा दो, पता चल जाएगा कितनी गतिज ऊर्जा वृद्धि हुई। K2 में से K1 घटाएंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बराबर W। हाफ एम कॉमन ले लीजिए, हाफ एम कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा। यही होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय प्यारे बच्चे, और कुछ नहीं होता है। कोई पूछ ले कार्य ऊर्जा प्रमेय तो यही होता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि उस वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होती है। सिंपल सा कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है सर, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है, स्थिति के कारण जो उसमें संचित ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा जो गति के कारण संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो स्थिति के कारण संचित ऊर्जा। मतलब सर, मतलब ये कि कोई यहाँ पे मान लीजिए कोई इस पॉइंट पर कोई यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है प्यारे बच्चे कोई बॉक्स रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान m है। अब इसे h ऊंचाई पर ले जाके हम रख दिए, इस बॉक्स का द्रव्यमान m है, इसको h ऊंचाई पर ले जाके रख दिए, तो क्या हो जाएगा बताओ?
इस बॉक्स का द्रव्यमान m है, इसको हमने h ऊंचाई पर ले जाके यहाँ पे रखा हुआ था, हमने इसको उठाया यहाँ से यहाँ पे ले जाके रख दिया। तो इसमें ऊंचाई के कारण इसमें जो ऊर्जा आ जाती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को हम U से दिखाते हैं। U बराबर कितना हो जाएगा, mgh। mg इसका भार है और h ऊंचाई पर आपने रख दिया, यानी इसके भार को अगर आप ऊंचाई से गुणा कर देते हो तो क्या मिल जाती है, इसके अंदर संचित ऊर्जा मिल जाती है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई पर रखी वस्तु, खींची हुई स्प्रिंग, ये सब क्या दिखाती है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण देखिए। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण बहुत ही प्यारी सी चीज है। यांत्रिक ऊर्जा कहता है कि किसी भी वस्तु की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहेगी, यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग प्रत्येक बिंदु पर क्या रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। ठीक है, इन दोनों का योग हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, निश्चित रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग कर देते हैं तो उसकी कुल ऊर्जा आ जाती है, कुल एनर्जी आ जाती है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। अगर कोई बॉडी ऐसे गिर रही है, जैसे मान लो ऊपर से गिर रही है, तो ऊपर सबसे ज्यादा, अगर मान लो पेड़ पर सेब टंगा हुआ है, पेड़ पर अगर सेब टंगा हुआ है तो इसकी ऊंचाई है, इसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा है, लेकिन सेब टंगा हुआ है, रुका हुआ है, तो अभी इस समय इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी शून्य होगी, क्योंकि पेड़ पर सेब टंगा हुआ है, रुका हुआ है, ऊंचाई पर रुका हुआ है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा शून्य होगी। लेकिन जब ये पेड़ से गिरता है और नीचे आ जाता है, जब नीचे गिरता है तो नीचे आते समय इसमें स्पीड आ गई, इसकी ऊंचाई कम हो गई, ऊंचाई कम हो गई तो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। जमीन से ऊंचाई कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। जमीन से ऊंचाई के कारण इसमें ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। जमीन से ऊंचाई कम हो रही है, सेब पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा घट रही है, लेकिन इसमें स्पीड आती जा रही है। जैसे जैसे जमीन पे नीचे गिर रहा है, स्पीड बढ़ती चली जा रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। तो एक खत्म होती है तो दूसरी आती है, दूसरी खत्म होती है पहली आती है, यानी कुल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कुल एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है, कभी कुल एनर्जी नष्ट नहीं होती। कभी भी कुल एनर्जी, कुल ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलाव होता है, यही होता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, चलो सर, अब बात आती है शक्ति। शक्ति क्या होता है सर? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे कार्य करने की दर, जैसे आपने मान लो किसी इंसान ने W कार्य किया T समय में, W कार्य किया T समय में, तो W बटे T कितना कार्य किया, कितने समय में किया, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, शक्ति होता है प्यारे बच्चे। तो कार्य शक्ति बराबर कार्य बटे में समय, सिंपल सा बात है। इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे, वाट होता है। ठीक है, इसका उदाहरण दोगे तो बल्ब की शक्ति 100 वाट होती है। इसका मतलब क्या होता है, बल्ब की शक्ति अगर 100 वाट है तो इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, 100 जूल बिजली खर्च हो रही है। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे कि बल्ब की शक्ति 100 वाट है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने कार्य ऊर्जा और शक्ति पाठ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है, इसको पढ़ लिया, क्योंकि इस चैप्टर का यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हैं। इसमें है और भी बहुत सारे टॉपिक्स, संगठ्य है, दुनिया भर के और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका हो रहा है रिवीजन, और उसका हमने करवा दिया आज रिवीजन। कैसा लगा ये रिवीजन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले चैप्टर के 1 शॉट के रिवीजन के साथ। तब तक आप सभी साथी अपना खूब ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा और कितना इंतजार है आप सभी को अगले चैप्टर के रिवीजन का, ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, लव यू एवरीवन।